हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट की केमिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चल रही है तो उसके आपका पार्ट यहाँ पे 12 है। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो चला जाएगा अपनी स्क्रीन पर और वहाँ पे क्वेश्चंस आपके अपीयर होंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनके लिए टाइमिंग को थोड़ा सा 5 सेकेंड बढ़ाया गया, यानी अब आपका 15 सेकेंड रहेगा। ओके, पहले 10 सेकेंड होता था तो सभी स्टूडेंट आपका यहाँ पे बोल रहे थे कि सर समय थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो हमने 5 सेकंड और इंक्रीज कर दिया है। बाकी आप अपनी स्पीड को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो बातों ही बातों में टाइम आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन है, एक उदासीन परमाणु परमाणु आपका ग्रेटर देन 1 से दे रखा है तो बना होता है अ न्यूट्रल एटम एटम ग्रेटर देन 1 इज मेड ऑफ। तो ये जो है यहाँ पे आपका जो एटम होता है वो ग्रेटर देन 1 से होता है। वो किसकी बात कर रहा है? तो यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो है किसका हो जाएगा? तो यहाँ पे जो उदासीन परमाणु जो थे उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो और इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सीधे सीधे बोल सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछे, निम्नलिखित में से किन दो को मिलाकर या कौन से जो है दोनों के योग के जो हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न है, परमाणु का नाभिक बना होता है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड ऑफ टू। तो ये किसका बना होता है? तो यहाँ पे जस्ट आपने जैसे पिछले में देखा है वैसे आपका यहाँ पे ये भी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा ही जो है परमाणु का नाभिक। अभी जो है हम आपका बेसिक से कोशिश करेंगे कि जो है चैप्टर वाइज जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चंस को कराया जाए। तो आज हमने जो है एक चैप्टर के आपके क्वेश्चन लिए हैं, तो अगले क्लास में अगले चैप्टर को हम लेंगे। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो यहाँ पे होता है कौन? नाभिक के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों तरफ घूमता है, यानी जो है वो नाभिक के रहता है बाहर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, नाभिक का आकार होता है द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज। तो नाभिक का जो आकार होता है कैसा होता है, कितना होता है? तो आपका यहाँ पे जो इसका आकार होता है 10⁻⁻15, ये फर्मी में मापा जाता है। ध्यान रखेंगे, जो नाभिक का आकार होता है उसको फर्मी में मापते हैं, तो एक फर्मी बराबर आपका होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? निम्न में से किसके द्वारा उदासीन परमाणु से धनात्मक आयन बनते हैं? पॉजिटिव आयन्स आर फाउंड फ्रॉम न्यूट्रल एटम्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे किसके उदासीन परमाणु से जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है क्या? धनात्मक आयन बनाया जा रहा है। तो धनात्मक आयन कब बनेगा? जब हम इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो हम क्या करते हैं डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा लॉस होता है तब होता है। तो यानी आपका जैसे ही एन ए है, तो ये जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है क्या होता है? इसके ऊपर आपका चार्ज आता है धनात्मक का। लेकिन अगर आपका यहाँ पे ऋणात्मक भी लिखता है तो भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही जवाब होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बस ध्यान रखना है कि ग्रहण करने से हो जाता है, वहाँ पे खोने से नहीं होता, वहाँ पे ग्रहण करने से, वहाँ पे एक्सेप्ट करने से होता। तो हमारा जैसे क्लोरीन है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को आपको समझना है को पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करेंगे क्वेश्चन को आसानी से उसको समझने की, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो ये बीटा कण होता है, क्योंकि अल्फा कण कौन हो जाता है? वो आपका होता है प्रोटॉन। तो ध्यान रखना यहाँ पे बीटा कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अल्फा कण होता है। जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो है एक बार फिर से कोशिश की बेसिक से लेकर चलने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड दी न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैमडेविक के द्वारा की गई, सभी को पता है 1932 में की गई, 1932 में इसकी खोज। ओके, 1932 में खोज की गई। अब यहाँ पे जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, कब की गई थी? 1897 में। ईटा पन्ना से सभी को याद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई।
अब देखिए रदरफोर्ड, यहाँ पे रदरफोर्ड के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज नहीं की गई, प्रोटॉन का इनके द्वारा नाम दिया गया है। तो जब से प्रोटॉन कहा जाता है तब से ही जो है रदरफोर्ड ने किया, इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड बोले। लेकिन वास्तव में जो है प्रोटॉन जो था उसको कहा जाता है कैनाल रे। जब वहाँ पे उसकी खोज हुई थी उसको कैनाल रे कहा गया था, ठीक है, कैनाल किरणें उनको बोला गया था। तो उनकी खोज जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना गोल्डस्टीन। आपका कहीं भी प्रोटॉन की खोज के बारे में गोल्डस्टीन बहुत रेयर केस में मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगह आपका रदरफोर्ड। क्यों? क्योंकि जब गोल्डस्टीन ने खोज की थी इस प्रोटॉन की तो इसका नाम उस समय क्या था, कैनाल रे था। लेकिन जब प्रोटॉन नाम दिया गया तो उस समय से रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड के द्वारा थे। इसलिए प्रोटॉन की खोज के साथ किसको जोड़ा जाता है, रदरफोर्ड को। तो ये जो रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन नाम दिया गया कब दिया गया, 1920 में। और यहाँ पे कैनाल रे जो खोज की गई थी उस समय कौन सा सन था आपका, 1886 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन की खोज जो यहाँ पे जो कैनाल रे के तौर पर की गई, यानी धनात्मक एक आवेश के तौर पर की गई, धनात्मक किरण के तौर पर की गई थी, तो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी 1886 में। अगला प्रश्न आप देखेंगे और यहाँ पे इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात किसके लिए अधिकतम होता है, फॉर व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास मैक्सिमम। तो किसके लिए जो अधिकतम हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका देखिए प्रोटॉन के लिए कितना होता है, 1 होता है। अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए आप बात करेंगे, अगर जो अल्फा कण होते हैं उनके लिए अगर आप बात करेंगे तो 1/2 होता है। जैसे इसके लिए आप 1/1 लिख सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन के लिए आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए आपका जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा बनेगा 1। और देखिए आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से कितना छोटा है, तो आपका 1/1837 होता है। तो 1837 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो नीचे 1। तो सबसे जो अधिकतम होगा किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ही तो होगा, 1837/1 हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। एक कक्षक में गतिज ऊर्जा का परिमाण किसके बराबर होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन ऑर्बिटल। तो ये किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा का जो परिमाण होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा के आधे होगा, ठीक है, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी के। यानी इसका आंसर ए आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे आप और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। न्यूट्रॉन के घनत्व की कोटि है, द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज। तो न्यूट्रॉन के घनत्व की जो कोटि आपके यहाँ पे है वो क्या है आपका, 10⁻11 होता है, ठीक है, kg/cc हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप इसका जवाब करेंगे कि सही आंसर क्या है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स की आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, ठीक है। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करने का, जितना ज़्यादा हो सके, अन्यथा जो सिलेक्शन में समस्या हो जाएगी। प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन टू प्लेस बिकॉज। तो न्यूट्रॉन की खोज होने में देरी क्यों लगी, क्योंकि देखो पहली बात तो एक आवेशहीन कण है, तो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण होता है, ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं तो इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं, क्योंकि पहले तो हमें पता है मतलब यहाँ पे जो है ये चीज़ यहाँ पे कोई लॉजिकल नहीं बहुत ज़्यादा, न्यूट्रॉन की बजाय प्रोटॉन भी यहाँ पे रहता है। न्यूट्रॉन अत्यधिक जो है अस्थायी होते हैं, ये भी कोई लॉजिकल यहाँ पे नहीं है। लेकिन न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं एकदम आपका यहाँ पे। तो आवेशहीन जो है कण क्या होते हैं कि ना तो जो है आपका विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र और ना ही जो है ना ही चुंबकीय क्षेत्र और ना ही विद्युत, दोनों की तरफ किसी की तरफ भी इनका जो है कोई भी झुकाव नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनकी खोज में क्या हुई, देर हुई। नहीं तो क्या होता, ज़्यादातर साइंटिस्ट क्या करते थे, एक चुंबक लेते थे या तो जो है लाइट ले लेते थे या तो जो है विद्युत को ले लेते थे, तो उस पर जो करते थे तो उससे जो है तुरंत पता चल जाता था। और ये जो आवेशहीन था तो इसका झुकाव ही किसी तरफ नहीं होता, तो समझ में नहीं आता था साइंटिस्ट को कि भाई ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ से इसकी समस्या होती थी, यानी न्यूट्रॉन चार्ज लेस हो जाएगा। जैसे प्रोटॉन हुआ तो धनात्मक की तरफ, इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऋणात्मक की तरफ, तो उधर मुड़ने लगते थे, या जो है यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ और विद्युत की तरफ टर्न करते थे। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं होता था इस वजह से।
नाभिक के घनत्व की कोटि है द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो अब देखिए नाभिक के घनत्व की कोटि, अभी न्यूट्रॉन की आपने देखा था, अब नाभिक की आपको बताना है। तो नाभिक के घनत्व की जो कोटि होती है 10⁻⁻12 kg/cc। निम्न में से किसके द्वारा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ओर झुकाव प्रदर्शित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे किसके द्वारा जो है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों ओर झुकाव यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? होता कौन है? इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब गली में जा रहा है तो अगर इधर जो है विद्युत है, इधर जो है चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इधर भी देखेगा इधर भी देखेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे जो होता है प्रोटॉन हो केवल चुंबकीय क्षेत्र की तरफ दिखता है, तो यहाँ पे जो है सबसे जो यहाँ पे खतरनाक वाला काम कर रहा है कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो दोनों तरफ रिस्क ले रहा है। गली में चलते हुए नजरें दोनों तरफ घुमाते रहना, वो काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। यहाँ पे जो आपका दे रखा है ना, इसमें मतलब शब्दों का हेर फेर, मतलब आगे पीछे शब्द होते हैं और डिफिनीशन में उस प्रकार उसको जो है गलत किया गया है। कौन सा कथन उपयोग करने के लिए सही नहीं? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट टू यूज। देखिए एक यौगिक का आणविक है एकदम सही है, एक तत्व का एक अणु है, नहीं एक अणु का एक तत्व होता है भाई, एक अणु का जो है एक तत्व होता है, ठीक है। एक अणु का जो है पार्टिकल होता है उसका ही क्या होता है? एक तत्व होता है। एक तत्व का एक परमाणु होता है, एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस वाला जो है इसमें आपका क्या होना चाहिए था? एक अणु का एक तत्व है, एक अणु का एक तत्व है, ऐसे लिखा होना चाहिए था, ठीक है। तो बस यहाँ पे शब्दों के हेर फेर में डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना था और कुछ भी नहीं यहाँ पे था। इस प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है। द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन। तो एनोड की किरणें होती हैं उनका जो यहाँ पे प्रकृति होती है और डिपेंड किस पर करती है? तो यहाँ पे जो है रेसिडुअल गैस जो होती है, अवशेषी जो गैस है उन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। ध्यान रखना है किसका? एनोड किरणों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को कि इसका सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पे नंबर के साथ आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। तो नंबर के साथ जब आप कमेंट करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट मास। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है द्रव्यमान रखने की अगर बात की जा रही है तो किसके पास होता है? तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है। द्रव्यमान की बात कर रहा है तो ये प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से भी, मेसान से भी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? न्यूट्रॉन का। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कोई अनुमानित करता है कि प्रोटॉन का वन गेसेस दैट प्रोटॉन हैज हाई। आपको जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब आपको जो इसमें फिल करना है कि होगा क्या। जो हाई है और यहाँ पे जो का उच्च है उसके आगे, तो इसमें जो आएगा क्या फील किया जाएगा? तो इसमें जो है जल योजन ऊर्जा होती है, ठीक है। कोई अनुमानित करता है कि प्रोटॉन का जल योजन उच्च है। तो जल योजन ऊर्जा जो होती है, हाइड्रोजन एनर्जी जो होती है उच्च क्यों होती है? तो होता क्या है कि आयनिक आकार के कारण, जो यहाँ पे प्रोटॉन होता है उसका आयनिक आकार के कारण जो है उसमें यानी किसमें? प्रोटॉन में उच्च ऊर्जा क्या होती है? जल नियोजित होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जल योजन ऊर्जा आपका जो है यहाँ पे जल योजन ऊर्जा और आपका बाई आकार, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, डायरेक्टली जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है। किसी प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज। तो प्रोटॉन का जो होता है कितना होता है? एक होता है। अल्फा कण जो होते हैं उसका दो होता है, तो एक और दो होगा, यानी आपका आंसर 2 और 1 लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन आपका जो है 1 है और आपका अल्फा कण 2 है, लेकिन आपका जो है 1 और 2 तो ऑप्शन में से नहीं दे रखा है, तो आगे पीछे उसने करके दे रखा है, तो उससे परेशान नहीं होना है। आपका यहाँ पे ये तो है नहीं कि 2 और 1 भी और 1 और 2 भी दे रखा है, तो 1 और 2 जब ऑप्शन में रहता तो हम इसको टिक करते, लेकिन अगर ये नहीं है तो हमारा जो है आगे पीछे लिखा है तो उससे कोई परेशान नहीं होना है। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान का रेशियो है वो है क्या? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो होता है कितना होता है 1837 होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इनका देखिए आपका जो है क्या हमसे बोला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात, तो मतलब प्रोटॉन ऊपर होगा इलेक्ट्रॉन नीचे होगा। अब यहाँ पे 1837 आपका ऊपर और इलेक्ट्रॉन नीचे, तो 1837 आपका डायरेक्टली हो गया। 1837 को अगर डेसिमल आप 3 अंक आगे लिखोगे तो 1.8 और आपका 37 को हम हटा देते हैं, तो अब इसको लिख देंगे पॉइंट आपका जो है यहाँ पे घाते 3 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 अंक बाद दशमलव आपका लगाए हैं। तो 1.0 आपका 1.8 इंटू 10⁻3। अगला प्रश्न जवाब करेंगे आप, इसका सही आंसर क्या होगा? सिग्नल का विपाटन किससे होता है? व्हाट इज द स्पल्टिंग ऑफ सिग्नल? तो सिग्नल का जो विपाटन होता है तो होता क्या है कि देखिए जो संलग्न कार्बन होते हैं, मतलब जो जुड़े हुए कार्बन होते हैं या उनसे जो लगे हुए प्रोटॉन होते हैं, तो जो संलग्न कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन होते हैं उनके द्वारा संकेत किया जाता है विपाटन के लिए, या विपाटन के बारे में बताया जाता है कि जो है आवेशित जो प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जो है संलग्न कार्बन के बराबर नहीं होते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिग्नल का जो विपाटन किससे होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की ही बार बार आपसे बात की गई, वहाँ पे बराबर नहीं होता है, या आपका जो है किससे संलग्न होता है, तो सारी चीज़ें आपकी बात किससे की गई है? आपकी प्रोटॉन के बारे में ही कहा गया है, तो सारी बातों को, तो प्रोटॉन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, डिफिनीशन यहाँ पे क्लियर नहीं हुई क्या भाई? तो मैंने बोला था कि संलग्न कार्बन से लगे हुए प्रोटॉन के कारण संकेतों का विपाटन होता है। ओके, जो ये जानकारी देता है कि आवेशित प्रोटॉन जो होता है उसके जो कण हैं वो कैसे होते हैं? बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है नाभिक का आकार किस में मापा जाता है? व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस मेजर्ड इन? तो यहाँ पे जो है उसका मेजरमेंट किस में किया जाता है? अभी जस्ट आपने इस पर क्वेश्चन देखा था फर्मी में, और इक्वल टू उसके आपका 10⁻⁻15 था, वो भी आपने देख रखा था, तो इस क्वेश्चन का तो आपका वैसे भी पता था। प्रश्न है एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके समतुल्य है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। तो एक तत्व के जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो किसके समतुल्य होती है, किसके बराबर होगी? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है परमाणु क्रमांक, और बराबर आपका प्रोटॉन भी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? तो एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएंगे। तो यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, तो 25 होने का मतलब कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, यानी कामा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है परमाणु भार 55 है, तो परमाणु भार अगर 55 हो गया तो न्यूट्रॉन हमें निकालने के लिए क्या होता है? वेट, और यहाँ पे आपका नंबर एटॉमिक नंबर आपका, तो यहाँ पे 25 हम लेस कर देंगे तो बचेगा कितना? 30, यानी 30 न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके 25 है, तो प्रोटॉन 25 और न्यूट्रॉन आपका 30, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए आपको अगर केमिस्ट्री में मतलब थोड़ा समस्या होती है तो पहला काम करना है कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट का मतलब एक लगाव। अगर आपको जो है किसी से जब लगाव होता है तभी उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसको जो है सुनना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो जब तक आपको केमिस्ट्री से लगाव नहीं होगा तब तक आप केमिस्ट्री के पास नहीं जाओगे, ना तो उसको समझना चाहोगे, ना तो जो है आपको समझ में आएगी। इसलिए थोड़ा सा जो है केमिस्ट्री से प्यार से पेश आया करो,
क्वेश्चन है, यदि एक तत्व का परमाणु भार W एवं परमाणु क्रमांक n है, इफ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज W एंड द एटॉमिक नंबर इज n, देन अब यहाँ पे आपका देखिए, पहला अभी जस्ट हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर मतलब n हो जाएगा। और यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन के लिए क्या करते हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, W माइनस n, यानी आंसर आपका बी यहाँ पे सही होगा। ओके, यानी होता क्या है कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या हो जाता है। और यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन दे रखा है, तो ये आपका एक गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। द्रव्यमान संख्या 70 वाले द्विधनात्मक जिंक आयन में कुल न्यूट्रॉन की संख्या है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द बाई पॉजिटिव जिंक आयन विद मास नंबर 70। तो जिंक आपका यहाँ पे कितने की बात कर रहा है, +2 की बात कर रहा है। जिंक आपका +2 की बात कर रहा है। जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है, और इसका जो नॉर्मल आपका जाएगा वो 65 जाएगा। एटॉमिक मास जो है नॉर्मल आपका डेसिमल में जो है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब 35 जा रहा है, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। अभी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल में आपका न्यूट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी, तो 65 माइनस 30 कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ये तो हमारा नॉर्मल में। लेकिन जैसे वो 70 बोलता है, तब ये 70 का ये मतलब ना है कि उसमें जो है आपको कर देना है कितना, जो आपका यहाँ पे आएगा करना है उतना। यानी अब यहाँ पे जैसे ही हुआ 70, यानी 5 की इंक्रीजिंग हुई, हो गया 70। तो अब आपको 70 से कितना लेस करना है, 30, और अब आपके न्यूट्रॉन कितने हो गए, 40। तो अब आपका आंसर क्या होगा, 40 होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे ही उसने बोल रखा था कि 70, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या आप कितनी कर दी थी, 70 कर दी थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। बेसिक वाले में तो उसका जो आपका साधारण जो होता है, तो उसमें जो है कितने होते, 35 होते। लेकिन जैसे ही आपका जिंक 2+ आपका बोलेगा, तो आपको 40 वहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपके सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, स्टूडेंट इसको गलत करके आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कि हमें पूछा क्या गया है। तो थोड़ा सा उन पर केयरफुली जो है ध्यान रखो। देखिए, मैं इसीलिए जो है कोर्स आपसे कहता हूँ कि आप जो है एटॉमिक नंबर जो है परमाणु क्रमांक है एलिमेंट्स के आप याद रखो कि कौन सा एलिमेंट्स किस नंबर पे, 30 तक तो आपको मिनिमम याद होना चाहिए। और जो कुछ इंपॉर्टेंट्स एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अपवाद जो है वो तो एकदम पक्का पता होना चाहिए। जो लैटिन नेम्स है वो पता होने चाहिए, और जो रिएक्शंस में आपके हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग और आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर। देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि जिनमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। तो होता क्या है कि सोडियम जो होता है उसमें होता है 2 8 1, लेकिन इसके ऊपर प्लस दिख रहा है, तो मतलब ये जो लास्ट वाला वो क्या होगा, गायब होगा। उसके पास केवल 8 बचे हुए हैं, यानी 8 और 2 10 बचे हुए हैं। तो यानी जो यहाँ पे नियॉन दिख रहा है उसके पास कितने, ऑलरेडी 2 और 8 होते हैं, तो एक दूसरे के खुद ही इक्वल हो गए, यानी पहला ऑप्शन ही आपका सही है। देखिए यहाँ पे आपका पोटेशियम दे रखा है, तो इसमें 18, ऑक्सीजन में आपका क्या होगा, 8 हो गया, तो ये तो इक्वल हो नहीं रहा है। नियॉन है, और इसके आगे हम जो है कुछ भी ले सकते, क्लोरीन ले लोगे, क्लोरीन निगेटिव ले लो, तो यहाँ पे क्लोरीन निगेटिव, तो क्लोरीन निगेटिव मतलब 18 हो गया। नियॉन आपका 10 हो गया, तो ये भी इक्वल नहीं। यहाँ पे सोडियम है 10, पोटेशियम है 18, तो कोई भी इक्वल नहीं हो रहा है। तो हो कौन रहा है, केवल यहाँ पे पहला ऑप्शन। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे और इसको मैक्सिमम लोग के पास पहुँचाएँ, ताकि जो है सभी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF पे आप जुड़ेंगे, वहाँ पे इसको आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, वहाँ पे PDF के लिए, ठीक है, आंसर के साथ आपको PDF दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।